तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में बोनिल्टा यहाँ पर गोल को एक सीक्रेट चैम्बर पे से गुजारते गुजारते एक मैड साइंटिस्ट से मिलवाती है। वो मैड साइंटिस्ट जो कि निकोला टेस्ला के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, वही टेस्ला, इलॉन मस्क वाली टेस्ला। हमें यहाँ पर बुनिल्डा क्लियर करते हुए कहती है कि ये वो साइंटिस्ट है जिसने अपने जमाने में वो डेवलप किया जिसकी टेक्नोलॉजी को इंसानियत आज भी इस्तेमाल करती है। यहाँ तक इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इसी शख्स ने डेवलप किया था। क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन इसका वर्क ऑलरेडी अपने दौर से काफी ज्यादा आगे का था, जिस वजह से लोग इसकी टेक्नोलॉजी को जादू वगैरह का नाम दिया करते थे। जादू का शब्द सुनने की देर होती है, निकोला टेस्ला बोलने लगता है, जादू नहीं, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। यहाँ पर जादू नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब का सब बस एक साइंस है। बुनिल्डा उससे पूछती है, ठीक है फिर जिस टेक्नोलॉजी का तुम इस्तेमाल करने वाले थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्या तुमने उसकी सर्च को पूरा कर लिया? निकोला टेस्ला बोलता है, वो तो मैंने बचपन में ही पूरी कर ली थी, वह सब का सब मेरे दिमाग में है। बस इस टेक्नोलॉजी को लाइफ में लाने के लिए मुझे सही रिसोर्सेज की जरूरत है। बुनिल्डा उससे बताने लगती है, ओह तो ये बात है, इसके लिए मेरे पास एक बंदी है। ये कहते हुए वो उसकी वोल्केरी को सिस्टर गोंडल के नाम से यहाँ पर पुकारती है। सिस्टर गोंडल जैसे ही यहाँ पर आ जाती है तो निकोला टेस्ला फौरन से उसके पास जाते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे अपना शरीर सौंप सकती हो? गोल थोड़ा परेशान होने लगती है कि हे, तुम यहाँ पर जिस्म नहीं मांग सकते उससे, लेकिन उसकी वल्गैरी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि आज के बाद से और आज के दम से मेरा जिस्म तुम्हारा हुआ। तो हाँ यार, इसी तरह उसकी वोल्केरी उसके साथ मर्ज होने लगती है, उसकी थ्योरी को फॉलो करते हुए। देखते देखते वो वोल्केरी एक खतरनाक साइबोर्ग मैक में बदल जाती है, जहाँ पर निकोला टेस्ला वादा करता है कि चाहे भले इंसानियत खुदाओं को तो पूछती है, लेकिन अब वक्त आ गया कि इंसानियत खुदा को पीछे छोड़ दे। दोस्तों, इसी के साथ हमें यहाँ पर बेल्ज़ेबुब के बारे में बताया जाता है। बेल्ज़ेबुब का नाम शुरू से ही शापित नामों के साथ जोड़ा जाता था, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाई या फिर एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्लटनी। ग्लटनी मतलब कि एक ऐसी भूख, एक ऐसी लालच जिसमें तुम जितना मर्जी खा लो, जितनी मर्जी ताकत को चुबा लो, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो, तुम्हारी भूख उसके लिए कभी भी खत्म नहीं होगी। पर इस सब के अलावा भी उसको एक अलग नाम से भी बुलाया जाता था, और वो उसे कहते थे सबसे अकेला गॉड। वो हेवन की जिस गली से गुजरता था लोग अपने बच्चों को दूर कर देते थे, वो जिस घर के करीब से गुजरता था लोग अपने दरवाजों को फेर देते थे, वो जिधर देखता था लोग उसकी निगाहों से ही हट जाते थे। दूसरे गॉड्स उसकी अफवाहों के बारे में ही बातें किया करते थे कि अगर तुम बेल्ज़ेबुब के करीब जाओगे तो साटन तुम्हारे सीने को चीर कर तुम्हारे दिल को नोच लेगा। लोग कहते थे कि अगर वो तुमसे नजरें मिलाए तो नजरों को झुका दो, अगर वो तुम्हारे करीब आए तो उससे दूर हट जाओ, अगर वो कोई रास्ता ले तो उस रास्ते से मुंह मोड़ लो। इवन के बेल्ज़ेबुब को खुद भी ये नहीं पता था कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, कि उससे शैतान ने शराब दी हुई है। बहरहाल इसी शराब की वजह से कोई बेल्ज़ेबुब के करीब नहीं जाता था, तो बेल्ज़ेबुब भी किसी के करीब नहीं जाता था। हाँ, सबको छोड़ के सवाए 3 एंजल्स के अलावा, जिनका नाम था लूसीफर, अज़ाज़ियल और सैमियल। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं एक लम्हा लेकर आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो हो सके इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो, और अगर हाइप बटन दिख रहा है तो उसको भी प्रेस कर दो। इसके चलते दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड करूँ, तो मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, मैं अपने इंस्टाग्राम एनिमे रैंक्स का नीचे लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम उस्मान रैंक्स का भी लिंक नीचे दिया होगा। हो सके तो दोनों को फॉलो कर देना, वरना एक पर भी कर लो, ये भी काफी है। इसके बदले में मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग मेरे 1000 फॉलोअर्स को कंप्लीट करवा देते हो, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लाने की कोशिश किया करूंगा। लूसीफर उसे अप्रोच करते हुए कहता है कि सुनने में आया है कि तुम सबसे बदनसीब गॉड हो, तुम इतने अकेले हो कि तुम्हें देख के ही मैं पहचान सकता हूँ, तुम ही हो वो जिसे लोग बेल्ज़ेबुब बुलाते हैं। लूसीफर उसे अपना ग्रुप को ज्वाइन
करने के लिए बोलता है। वो बताते हैं कि हम लोग एक गार्डन जाकर वहाँ से फल चुराएंगे। वो ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा ही लाउड होता है और काफी जोर जोर से हंसते होते हैं। वो बेल्ज़ेबूब उन्हें जवाब नहीं दे रहा था, तो सैमुअल ज़ूस के बारे में जोक क्रैक करते हुए बोलता है, ज़ूस के निपल घूमते हुए किसी भी दीवार के अंदर सुराख कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सैमुअल ही बोल रहा है। हालांकि उसके जोक को सुन के बेल्ज़ेबूब तो कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लूसीफर और सैमुअल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहने लगते हैं, क्या सच में? बेल्ज़ेबूब उन्हें बताने लगता है, क्या तुमने सुना नहीं मैं कौन हूँ? क्या अभी तक तुम्हारे कानों ने वो नहीं पकड़ा जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं? लूसीफर आगे कहने लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है मुझे साटन पर बिलीव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही है। वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन भी करने लगता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पर खुद को अकेला करने के बजाय उन सब से बोलता, बाहर में जाओ तुम लोग। यहाँ पर उसके साथी भी उसका साथ देते हुए बोलते हैं, अगर ये सच होता तो अब तक तो हम मर चुके होते। देखो, हमने तुमसे बात भी की है और तुमने भी हमसे बात की, हम लोग जिंदा हैं। लूसीफर उसे बताता है कि हम तुम्हारे आगे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। यह सुनकर बेल्ज़ेबूब का ध्यान अब उनकी ओर पड़ता तो है, मगर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि बेल्ज़ेबूब बताता है कि तुम मुझे नहीं जानते। वो तीनों इसी तरह जोक्स को क्रैक कर रहे होते हैं और अपनी बातों पर खुद ही हंस रहे होते हैं कि इसी समय वो बातें कर रहे होते हैं कि मोटा अज़ाज़िल यहाँ पर बात देता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लूसीफर सोचने लगता है, ले ओरा +99 के बजाय माइनस में चला गया है। पर यहाँ पर वो होता है जो किसी ने सोचा नहीं होता, ये काफी होता है बेल्ज़ेबूब के मुस्कुराने के लिए, जो देखकर लूसीफर बोलता है, तुमने मुस्कुराया, इसका मतलब हम जीत गए, तो आज से हम दोस्त हैं। ये सब देखकर बेल्ज़ेबूब की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। चूंकि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो बेल्ज़ेबूब उनके साथ ही जाने का ठान लेता है। ये लोग गार्डन में पहुंच के वहाँ पर एप्पल्स तोड़ रही होते हैं कि इनके पीछे वहाँ के गार्ड्स पड़ जाते हैं, तो लूसीफर और बाकी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तीन ही पहले दोस्त होते हैं जो बेल्ज़ेबूब के करीब आने में कामयाब हुए होते हैं। वक्त गुजरता चला जाता और ये लोग आपस में और करीब आते चले जाते। वो एक साथ खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ हिलाते थे और सबसे बढ़कर एक साथ मुस्कुराते थे। बेल्ज़ेबूब भी एक पल पर आकर सोचने लगता है कि अब से मैं इन तीनों से कभी भी अलग नहीं होऊंगा, ये मेरे सबसे बेहतर दोस्त है। जब से ये लोग मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी में रंग आ गया है। फाइनली बेल्ज़ेबूब अब अकेला नहीं था, पर ऐसा तो सिर्फ हमने सोचा था। यहीं से बेल्ज़ेबूब की बदकिस्मती शुरू होती है। बेल्ज़ेबूब की जब अगले रोज आंख खुलती है तो वो आसपास माहौल में एक घिन सी बदबू पाता है। थोड़ी देर में बेल्ज़ेबूब को एहसास होता कि उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है, पर वो उसका नहीं है, तो फिर वो किसका है? बेल्ज़ेबूब फौरन से अपने दोस्तों को उठाने लगता है कि दोस्तों, हम पर हमला हुआ है। पर इससे पहले वो इन बातों को पूरा भी कर पाता कि उसकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब उससे मालूम पड़ता कि उसके सारे के सारे दोस्त वहीं पर मर चुके हैं, जैसे कि उनका सीनों को चीरकर किसी ने उनके दिल को ही नोच लिया हो। ये देखकर वो जोरदार तरीके से चिल्लाता है। इसके बाद वो लूसीफर को अप्रोच करता, वो कहता, वो बताता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें क्या हो गया? तब जाकर उसे वो पल याद आने लगते हैं। उसे याद आता है जहाँ पर लोग उसके बारे में कहा करते थे कि जो कोई भी बेल्ज़ेबूब के करीब आता है तो शैतान आकर उनके दिलों को चीर देता है। वो अपने घुटनों पे गिर जाता, वो हिचकिचाते हुए कहता है, साटन, क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? ये बोलते हुए वो अपनी नजरों को दाएं घुमाता, उससे कुछ ना दिखता। वो बाएं घुमाता, उससे तब भी कुछ ना दिखता। बेल्ज़ेबूब सोचने लगता, दिल ही दिल में कहता, साटन, क्या तुम वाकई में सच्चाई हो? क्या साटन सच में एग्जिस्ट करता है? क्या उसी ने मेरे दोस्तों को मारा है? इसके बाद वो गुस्से से कहने लगता, बड़वे कहीं के, क्या तूने ही इनका खून किया है? मैं समझ गया, मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ, और अगर ये वाकई में सच्चाई है तो तुम मुझे सुन सकते हो, तो कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हेवन में कहाँ पर छुपे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हेल हाई में तुम्हारा कहाँ पर ठिकाना है। साटन, मैं अपने नाम की कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने कहा कि मैं अपना बदला लूंगा, तो मैं वाकई में लूंगा।
इन सब के बाद बेल्ज़ेबub ने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया साटन के बारे में सब जानने के लिए। पर एक बार फिर से बदले में उसे कीमत चुकानी पड़ती है। वो पूरे तरीके से अकेला हो चुका था कि एक रोज दोबारा से उसे एक और एंजल अप्रोच करती है जिसका नाम होता है लिलिथ। वो बताती है कि जब मैंने टाउन के गॉड से तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे तरह तरह के रूमर्स बताए। बेल्ज़ेबub यहाँ से उठ के जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है मुझसे दूर रहो, पर वो कुछ ऐसा सुनता है जिससे वो चौंक जाता है। लिलिथ उसे बताती है कि असल में लूसीफर मेरा भी चाइल्डहुड फ्रेंड था। रूमर्स के मुताबिक अगर वाकई में साटन ने ही उन्हें मारा है तो आज के बाद से और आज के दम से साटन का कोई और भी दुश्मन है और वो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेल्ज़ेबub उससे चाहे जितना भी दूर कर लेता। वो लिलिथ उससे बताती है मैं पूछ नहीं हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और उससे थोड़ी देर में एहसास होता है कि यार ये तो बिल्कुल लूसीफर की दोस्त हो सकती है, क्योंकि ये भी लूसीफर की तरह ही चिच्चर है और पुशी है। वो तब तक नहीं मानती जब तक तुम उसकी बात मान ना लो। बेल्ज़ेबub वाकई में साटन को ढूंढना चाहता होता है, जिस वजह से वो लिलिथ की मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर हेवन और हेलहाइम का एक एक पुर्जे को छानबीन करने लगते हैं और ऐसा करते हुए हम देख पाते हैं दोनों करीब आने लगते हैं कि थोड़ी देर में बेल्ज़ेबub एक दीवार से टकरा जाता है। वो दीवार वो होती है कि उन्होंने पूरी हेवन और हेलहाइम के एक एक बदबूदार जर्रे जर्रे में छानबीन कर ली होती है, मगर अभी तक उन्हें साटन का कोई भी अता पता नहीं मिला होता। एक रोज अचानक से वो साटन के पास खुद नहीं जाता, बल्कि साटन ही उस तक पहुंच जाता है। साटन की टेंटिकल्स उसे जा पकड़ती है। वो देख पाता है एक बार फिर से साटन को अपने दोस्तों की जानों को लेते हुए कि इसी भयंकर सपने से उसकी फौरन से आंख खुलती है। लिलिथ फौरन से उसे अप्रोच करती है, उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। बेल्ज़ेबub आगे बताता, क्या लिलिथ तुम बता सकती हो कि लूसीफर मेरे करीब क्यों आना चाहता था? वो मेरा दोस्त क्यों बनना चाहता था? उसे तो मुझसे दूर रहना चाहिए था। क्या उसने ये नहीं सुना था कि मुझे शैतान ने शराब दी हुई है? लिलिथ उसे एक्सप्लेन करने लगती है लूसीफर शुरू से ही ऐसा था, क्योंकि एक वक्त में वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अकेला होता था। ये चीज ने उसे काफी तकलीफ दी। वो नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा इस तकलीफ से गुजरे। इस पर अपने कानों को ठहराने के बाद बेल्ज़ेबub बोलता है जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज के बाद से मैं तुमसे वादा करता हूँ लिलिथ, मैं तुम पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। मैं अपने बदले को भी पूरा करूंगा। लिलिथ उससे गले लगाते हुए बोलती है तुम ये बात मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, जिसे मैं और तुम्हें मिला के बनता है हम। और यहाँ तक उसकी बातें सुन के लिलिथ ब्लश भी कर रही होती है। एक बार फिर से बेल्ज़ेबub अकेला नहीं था कि दोबारा से उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे लिलिथ की आवाज सुनाई देती है, बेल्ज़ेबub अपनी आंखें खोलो। बेल्ज़ेबub जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोलता है। हमें बताया जाता है फाइनली बेल्ज़ेबub की वो लंबी सी जर्नी यहाँ पर एंड होने वाली है साटन को ढूंढने की, क्योंकि जो वो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक बार फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। हम देख पाते हैं उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बेल्ज़ेबub का हाथ, वो डेमोनिक हाथ लिलिथ के आर पार जा चुका होता है। लिलिथ अपनी आखिरी सांसों में उससे प्यार करते हुए कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें होश आ गई। बेल्ज़ेबub को तभी तो कहीं जाकर एहसास होता है कि हाँ यार, जब भी उससे किसी से इंतहाई ज्यादा प्यार हो जाता है, जब उसे लगे कि इस शख्स की वजह से वो अब अकेला नहीं है, तभी साटन उस पर भारी पड़ जाता है। तो इसका एक ही मतलब है, उसने अपने हाथों से सैमुअल, अज़ेज़ियल और लूसीफर की जान को नोचा था। इस फेनोमेना को कहा जाता है डेस्ट्रोडो। कहानी प्रेजेंट में आती है। बेल्ज़ेबub कहने लगता है तो वो मैं ही था, वो मैं ही था। साटन तो शुरू से मेरे अंदर ही रहता था। उसे एहसास हुआ कि साटन और वो असल में एक ही वजूद है। वो लिलिथ को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है प्लीज अपना दम मत तोड़ो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये नहीं करना चाहता था। लिलिथ उससे बताती है कि जो वक्त हमने एक साथ गुजारा वो खूबसूरत तरीन था मेरी जिंदगी का। फाइनली तुम्हारे बदले लेने की जर्नी, साटन को ढूंढने की जर्नी यहाँ पर खत्म होती है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर लूसीफर होता तो वो भी तुम्हें माफ कर देता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। हाँ दोस्तों, लिलिथ यहाँ पर उसे आखिरी सांसों में अपनी दिल की बात बताती है कि वो उससे प्यार करती है। लिलिथ को पता होता है कि अब बेल्ज़ेबुब खुद से नफरत कर रहा है और शायद से वो अपनी जान को अपने हाथों से नोचने की कोशिश करे। तो लिलिथ अपनी बहती हुई जिंदगी को यहाँ पर उससे दे देती है, जिससे उसकी चेस्ट पर एक टैटू सा बन जाता है। वो बोलती है कि तुम अपनी जान को लेने की कोशिश नहीं करोगे और यही मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुद को माफ करके आगे जियो। इसी तरह लिलिथ अपने दम को उसकी बाहों में ही तोड़ देती है। एक बार फिर से बेल्ज़ेबुब पूरे तरीके से अकेला हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह कहानी रैग्नारोक के समय में प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जो अगला फाइटर लड़ेगा गॉड्स की तरफ से वो कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबुब है। बेल्ज़ेबुब यहाँ पर क्या रहता है, जल्दी आ और लहराते हुए आओ, अभी आओ और अभी ही मेरी जान को नोच लो। और इतनी ही बेरहमदिली से मेरी जान को नोचना जितना मेरे अपने दोस्तों को तकलीफ दी थी। हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर रैग्नारोक इसलिए ही लड़ रहा है, वो इस सोच से है कि शायद से कोई इंसान उसे मार गिराए, क्योंकि वो अपनी जान को तो ले ही नहीं सकता। वो टैटू याद है ना, जो उसकी चेस्ट पर दिख रहा है, वो लिलिथ ने उससे यहाँ पर प्रेयर की फॉर्म में दी थी कि तुम अपनी जान को खुद नहीं नोच पाओगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर बेल्ज़ेबुब अपने से इतनी नफरत क्यों करता है, उसने मॉन्स्टर पापियस को क्यों क्रिएट किया था। तो इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है।